इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्ट्रोक्स के बारे में, मीन स्पीड के बारे में, कंप्रेशन रेशो के बारे में और एयर फ्यूल रेशो क्या होती है और फ्लाई व्हील क्यों दिया जाता है मेन इंजन के अंदर, तो उनके अंदर किसी भी इंजन के अंदर। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में इस इंजन में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रोक के बारे में। तो इंजन को कैटेगराइज करने के लिए हम टाइप ऑफ स्ट्रोक से भी उसको कैटेगराइज करते हैं कि इंजन स्मॉल स्मॉल शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, सुपर लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है या अल्ट्रा लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। तो हम कैटेगराइज कैसे करते हैं स्ट्रोक के बेसिस पे? अब कैटेगराइज करने का हमारा फॉर्मूला है स्ट्रोक डिवाइडेड बाय बोर। जितनी ज़्यादा इसकी रेशो होगी स्ट्रोक डिवाइडेड बाय बोर, उतनी ज़्यादा हमारा उससे उसके बेसिस पे ही हम कैटेगराइज करते हैं कि किस रेंज में आएगा। जैसे अगर 2.6 हुई रेशो, अगर 2.6 से नीचे नीचे वाली रेशो हुई तो ये शॉर्ट स्ट्रोक इंजन्स में आएंगे। अगर 2.6 से लेके 3.2 तक की हुई तो ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स में आएंगे। अगर 3.7 से लेके 4.7 तक तो ये आएंगे सुपर लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स में, और 4.7 से ऊपर ऊपर वाले आएंगे हमारे अल्ट्रा लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स। अब बेनिफिट क्या है लॉन्ग स्ट्रोक इंजन का एज कम्पेयर टू शॉर्ट स्ट्रोक इंजन? मतलब सिंपली हम लॉन्ग स्ट्रोक इंजन में और हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है ना, लाइक क्रॉस हेड देना पड़ता है, पिस्टन रॉड देनी पड़ती है हमें, मतलब कंस्ट्रक्शन बेसिस पे उसकी कॉस्ट बढ़ गई ना, तो हमें क्यों ज़रूरत है लॉन्ग स्ट्रोक इंजन की? तो बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर मीन देखें तो हमारी जो मीन पिस्टन स्पीड है वो कम हो जाती है अगर हम लॉन्ग स्ट्रोक इंजन दें। और मीन पिस्टन स्पीड कम होने से क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं वो उसके बारे में हम अब जानेंगे। अब पिस्टन के बारे में बात करें तो पिस्टन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि लाइक चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है तो वेलोसिटी किसी ना किसी समय ज़ीरो होगी, तभी तो चेंज इन डायरेक्शन होगा। लाइक जब टीडीसी पे पहुंच गया तो वो नीचे से ऊपर मूव कर रहा था, वो अब नीचे ऊपर से नीचे मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं ज़ीरो ही होगी ना। ठीक है, तो ऐसी जो है, जो पिस्टन एक पेंडुलम की तरह सोचो, वो ऐसे है कि उसके एंड पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है और जब वो सेंटर पे होता है बिटवीन द टीडीसी एंड बीटीसी तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो इसीलिए हम जो है पिस्टन के अंदर उसकी वेलोसिटी की बात नहीं करते, तो उसकी स्पीड की बात नहीं करते, तो उसके अंदर हम उसकी बात करते हैं पिस्टन की मीन स्पीड, उसकी मतलब पूरी स्ट्रोक के अंदर उसकी मीन स्पीड कितनी थी उसके बारे में हम बात करते हैं इसके अंदर। अब पिस्टन की मीन स्पीड उसको कैसे कैलकुलेट करें? अब वो तो वेरिएबल है ना, हम तो उसको कैसे कैलकुलेट करें? सपोज करो कि जो क्रैंक शाफ्ट है उसने एक बार रोटेट किया, इन वन रोटेशन पिस्टन कितनी बार मूव करेगा ऊपर से नीचे? तो पहले बार अगर सपोज करो वो बीडीसी पे है तो बीडीसी से टीडीसी जाएगा पहले, फिर टीडीसी टू बीडीसी आएगा, तो पूरा एक वन रेवोल्यूशन होगा पिस्टन का। तो इस वन रेवोल्यूशन के अंदर जो पिस्टन है वो, अगर हम एक स्ट्रोक की लेंथ बोले एस है, जितना पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी मूव कर रहा है उसको एस माने, तो हमारा पिस्टन एक रेवोल्यूशन के अंदर 2s मूव कर रहा है। अगर और हम अज्यूम कर लें कि हमारी जो पिस्टन है और जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है वो n आरपीएम से रोटेट कर रही है, अगर हम 2s को इंटू n डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो हमारी ये मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा कि मीटर पर सेकंड पिस्टन की क्या स्पीड है, और ये जो स्पीड आएगी ये हमारी होगी एवरेज और मीन स्पीड। अगर डेफिनेशन की बात करें कि अगर हमें पूछा जाए कि मीन पिस्टन स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये एक एवरेज स्पीड होती है जिससे पिस्टन मूव करता है इनसाइड द सिलेंडर। ये वो एवरेज वेलोसिटी है जिससे हम वो वेलोसिटी हम इनटू टाइम कर दें तो हमारे पास डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा। ठीक है, तो ये एक मीन स्पीड है, एवरेज स्पीड है जिसमें वो पिस्टन मूव कर रहा है इनसाइड द सिलेंडर। अब हमारा जो फॉर्मूला आया है मीन स्पीड का वो है एस एन बाई 30, 2 था तो 6 से 6 कट गया तो एस एन बाई 60 आ गया। ठीक है, तो अब एक कांस्टेंट मीन स्पीड पे हम अगर
मीन स्पीड ऑफ पिस्टन हम अगर पिस्टन की कांस्टेंट रख के सोचें, अगर हम लॉन्ग स्ट्रोक देंगे तो एन की वैल्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, अगर एस को हम इंक्रीज कर देंगे तो एन की वैल्यू कम होनी चाहिए टू मेंटेन दैट कांस्टेंट पिस्टन मीन स्पीड। तो स्ट्रोक ज़्यादा करने से हमारी क्या है, जो इंजन की आरपीएम है, जिस आरपीएम से क्रैंकशाफ्ट घूम रही है वो कम हो जाती है जितना ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रोक देंगे। अब पिस्टन की मीन स्पीड तो कम हो गई, उससे आरपीएम ज़्यादा हो गई, तो सॉरी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा मीन स्पीड पे, तो उसकी आरपीएम कम हो गई, ठीक है, इंजन की। तो अब आरपीएम कम होने से क्या हुआ, ठीक है, अब फ्यूल आरपीएम अगर कम हो गई है तो फ्यूल को ज़्यादा समय मिलेगा जलने के लिए, कंबशन के लिए, मोर टाइम फॉर कंबशन, जहाँ हमारी कंप्लीट कंबशन होगी फिर, और कितनी ज़्यादा अच्छी कंबशन होगी उतनी हमारी थर्मल एफिशिएंसी अच्छी होगी, और जितनी अच्छी थर्मल एफिशिएंसी होगी उतना हमारा कम फ्यूल ऑयल कंज्यूम होगा। और इसमें क्या बेनिफिट है लॉन्ग स्ट्रोक इंजन पे, हम ना ज़्यादा समय है तो कंप्लीट कंबशन हो रही है तो हम इसमें बैड फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक गंदा क्वालिटी का फ्यूल भी यूज़, इसलिए एचएफओ यूज़ करते हैं, बैड क्वालिटी ऑफ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज इंक्रीज्ड। बट इसका जो ओनली डिसएडवांटेज जो है ना, वो है कि नॉक्स फॉर्मेशन जो हो रही है ना वो इंक्रीज हो गई है। शॉर्ट स्ट्रोक इंजन में इतनी नॉक्स फॉर्मेशन नहीं होती, तो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन में ज़्यादा नॉक्स फॉर्मेशन होती है, तो इसका एक ही डिसएडवांटेज है। बट एडवांटेज ये है कि कार्बन एमिशंस कम हो गया, ये एडवांटेज बोल सकते हो। अब जो दूसरा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे अबाउट द कंप्रेशन रेशो। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है कंप्रेशन रेशो की, ये हमेशा ऑलवेज भी ग्रेटर देन 1 होगी कंप्रेशन रेशो। तो और इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है, जो वॉल्यूम हमारे पास थी सिलेंडर के अंदर एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनसाइड द सिलेंडर एट एंड ऑफ कंप्रेशन। जब कंप्रेशन की बिगिनिंग होगी वो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जब कंप्रेशन खत्म होगा वो वॉल्यूम। अब जितनी ज़्यादा कंप्रेशन रेशो होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा हमारा एट द एंड ऑफ कंप्रेशन ज़्यादा टेम्परेचर होगा। मतलब सेम अमाउंट का इंजन, मतलब दो डिफरेंट इंजन सोचो, ठीक है, एक में है कि इनिशियली वॉल्यूम 12 थी, एंड पे वॉल्यूम वो 1 कर दे रहा है। दूसरा इंजन है इनिशियली वॉल्यूम 12 थी, एंड पे वॉल्यूम वो 3 कर दे रहा है, ठीक है। तो उसमें कंप्रेशन रेशो कितनी हुई हमारी 12, इसमें कितनी हुई हमारी 4। तो 12 कंप्रेशन रेशो वाले का जो एंड टेम्परेचर होगा ना वो हाई होगा, ऑफ कोर्स उसने ज़्यादा कंप्रेस किया है एयर को, सेम अमाउंट ऑफ एयर को ज़्यादा कंप्रेस किया है, तो उसका जो एंड टेम्परेचर होगा एट द एंड ऑफ कंप्रेशन वो ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो फ्यूल को वो सेल्फ इग्नाइट कर देगा, तो आउटर सोर्स की ज़रूरत नहीं है जैसे हमें पेट्रोल इंजन में होती है। तो इसमें क्या होगा, सेल्फ ज़्यादा कंप्रेशन रेशो हम इसलिए रखते हैं कि फ्यूल सेल्फ इग्नाइट हो जाए। अब कंप्रेशन रेशो जितनी ज़्यादा होगी हमारी उतनी ज़्यादा थर्मल एफिशिएंसी होगी, ये तो सेंसिबल है। जो अब 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं उनकी कंप्रेशन और रेशो हम रखते हैं 12, और 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसके हम कंप्रेशन रेशो रखते हैं 15, और जो हमारा लाइफ बोट का इंजन है उसके हम कंप्रेशन रेशो रखते हैं 18, उसकी सबसे ज़्यादा कंप्रेशन रेशो रखते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी कंप्रेशन रेशो होगी, लाइफ स्टॉक में 18 इसलिए, लाइफ बोट में 18 इसलिए दिया है क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी कंप्रेशन रेशो होगी उतना ईजिली जो है, जो इंजन है वो कोल्ड कंडीशंस पे स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन सेल्फ इग्नाइट करने के लिए। तो कोल्ड कंडीशंस में उतनी जल्दी फ्यूल इग्नाइट हो सकता है। पर हमने अगर सोचा जाए कि थर्मल से ज़्यादा होती है तो 2 स्ट्रोक्स इंजन में हम कम क्यों रखते हैं कंप्रेशन रेशो। इसका रीज़न क्या है ना, जो 2 स्ट्रोक्स इंजन है ना उसमें उसमें 2 स्ट्रोक्स में हमारा पूरा क्रैंकशाफ्ट घूम जा रही है। उसमें क्या है, 2 क्रैंकशाफ्ट के चक्कर में हमारे 4 स्ट्रोक्स होते हैं, तो उसमें 4 स्ट्रोक्स में हमारा 1 पावर साइकिल होता है।
और इसमें 2 स्ट्रोक इंजन में हमारे 2 स्ट्रोक्स के अंदर एक पावर साइकिल होता है, तो इसकी जो पावर प्रोडक्शन होती है वो 2 स्ट्रोक्स इंजन की ज़्यादा हाई होती है, मतलब वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं पर साइकिल। तो अगर ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हम अगर उसकी कंप्रेशन रेशो भी हाई रख देंगे, अगर बहुत ज़्यादा रख देंगे तो उसके कारण क्या होगा, उसका जो पी मैक्स होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर पी मैक्स ज़्यादा हुआ तो हमारा, अब पी मैक्स बहुत ज़्यादा हुआ तो उसके कारण क्या होगा, हाई हाई स्ट्रेसेस पड़ेंगी मेन इंजन पे, तो डैट कैन कॉज डैमेज। तो इसलिए हम नहीं रखते हैं, उसकी कंप्रेशन रेशो इतनी ज़्यादा नहीं रखते हैं मेन इंजन की। और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, एयर फ्यूल रेशो क्या रहनी चाहिए किसी भी इंजन के अंदर कि उसका प्रॉपर कंबशन हो। तो हमें 14.5 kg ऑफ एयर चाहिए होती है 1 kg ऑफ ऑयल को, फ्यूल ऑयल को जलाने के लिए। थ्योरेटिकली इतनी चाहिए होती है, बट अगर हमने इन प्रैक्टिस देखा फॉर कंप्लीट और बेटर कंबशन हमें 36.5 kg ऑफ एयर चाहिए होती है 1 kg फ्यूल ऑयल को जलाने के लिए। नेक्स्ट चीज़ है वो, उसके बारे में बात करना चाहूँगा मैं, वो है हमारा स्पेसिफिक फ्यूल ऑयल कंजप्शन। स्पेसिफिक फ्यूल ऑयल कंजप्शन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ फ्यूल, कि कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल हमें चाहिए होगा पर किलोवाट पावर प्रोड्यूस करने के लिए 1 आवर के अंदर, मतलब 1 घंटे में हम कितना फ्यूल जलाएं कि हमारा 1 किलोवाट पावर जो है हमें मिलती रहे 1 घंटे के लिए, कॉन्टिन्यूस 1 किलोवाट पावर हमें 1 घंटे के लिए मिलती रहे, उसके लिए हमें कितना फ्यूल जलाना पड़ेगा, वह स्पेसिफिक फ्यूल ऑयल कंजप्शन। अगर यूनिट के बारे में बात करें तो अगर डेफिनेशन से समझ आएगा, इट इज़ पावर डिवाइडेड बाय, सॉरी इट इज़ मास ऑफ फ्यूल डिवाइडेड बाय पावर इनटू आर। तो इसकी हम बात करें तो ये होगा के अपना ग्राम डिवाइडेड बाय किलोवाट आर। हम इंजन को चाहते हैं कि उसकी फुल लोड पे चलाए, मैक्सिमम एमसीआर कॉन्टिन्यू, जो भी उसकी मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस रेटिंग होगी उस पे हम इंजन को चलाएं, हम ये चाहते हैं। क्यों, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि उस पर हमारी मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जब मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस होती है तो हमारी स्पेसिफिक फ्यूल ऑयल कंजप्शन है वो लो हो रहती है। जितनी स्पेसिफिक फ्यूल ऑयल कंजप्शन है वो कम रहेगी, उतना हमारा कम फ्यूल प्रोड्यूस होगा। तो हम इसलिए जिस पे बेस्ट एफिशिएंसी रहती है मेन इंजन की, बेस्ट एफिशिएंसी रहती है उसकी फुल स्पीड की तरफ, फुल लोडेड की तरफ एफिशिएंसी रहती है मेन इंजन की, तो उस पे हम चलाते हैं सो डैट स्पेसिफिक फ्यूल SFOC हमारा वो रिड्यूस्ड रहे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लाई व्हील। अब फ्लाई व्हील क्यों दिया होता है इंजन के अंदर, क्या रीज़न है फ्लाई व्हील देने का, अगर बेसिक समझे हम तो अभी मैंने बात की थी कि जो पिस्टन है वो क्या, उसकी वेलोसिटी वेरिएबल रहती है। ठीक है, तो धीरे होता है, तेज होता है, धीरे होता है, फिर तेज होता है, और जिसके कारण क्या हो जाता है, क्रैंकशाफ्ट एक कॉन्स्ट, अगर सोचें अगर फ्लाई व्हील नहीं दे रखा तो क्रैंकशाफ्ट है ना, अगर तो उसमें क्या होगा, उसकी जो आरपीएम है ना वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगी, मतलब कभी कम, किसी कोई ऐसा पार्ट आएगा कि उसमें आरपीएम कम होगी, कोई ऐसा पार्ट आएगा जिसमें आरपीएम बहुत ज़्यादा हो गई। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ देनी चाहिए कि उसका इनर्शिया ज़्यादा हो जाए क्रैंकशाफ्ट का, मतलब जिस इनर्शिया क्या होता है मेनली कि अकॉर्डिंग टू इनर्शिया क्या है कि बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में वो रहना पसंद करती है। ठीक है, और इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे, इसलिए हम आखिरी में फ्लाई व्हील लगा देते हैं कि उसका इनर्शिया जो है क्रैंकशाफ्ट का इंक्रीज हो जाए। इनिशियली जो जिस वेलोसिटी पे वो घूम रही है, अगर जैसे वेलोसिटी कम हो गई तो वो फ्लाई व्हील उसको मदद करेगा कि वो एनर्जी स्टोर कर लेगा, एज कम, मतलब उसको सोचा है तो एनर्जी वो स्टोर करके रख रहा है। जो उसकी कम हुई वेलोसिटी तो उसने उसकी एनर्जी इंक्रीज कर दी, उसको एनर्जी दी, और जब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो ड्यू टू द इनर्शिया उसका मास है वो उतनी आरपीएम पे घूम रहा है। ठीक है, तो उसके कारण उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो फ्लक्चुएशन को भी वो कम कर देगा।
ये हो गया सिंपली हम बात करें, अगर सिंपल डेफिनेशन में बात करें तो फ्लाई व्हील है वो फ्लक्चुएशन इन आरपीएम को रिड्यूस करता है ड्यूरिंग आइडल स्टॉक, जिस स्टॉक के अंदर पावर स्टॉक नहीं होता। और जो इंजन है जिसमें मोर देन 8 सिलेंडर्स रहेंगे, 8 यूनिट्स रहेंगे, मोर देन 8 यूनिट्स होंगे, उसमें हमें फ्लाई व्हील की ज़रूरत नहीं पड़ती है मेनली, क्योंकि पूरे इंजन का ही इनर्शिया इतना हो जाता है कि फ्लाई व्हील को वो मतलब क्रैंकशाफ्ट का इनर्शिया और पिस्टन्स को जोड़ के इनर्शिया इतना हो जाता है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे घूमता रहता है। बट लेस देन जो 8 है उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी टू गिव अ मोर मास। अब साइज किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब 2 स्टॉक इंजन में कौन बड़ा फ्लाई व्हील लगाएंगे या 4 स्टॉक इंजन में बड़ा फ्लाई व्हील लगाएंगे कंपेरेटिव टू द सेम पावर, लाइक सेम पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं इंजन, तो किस में ज़्यादा बड़ा फ्लाई व्हील लगेगा। ठीक है, अब देखा जाए तो 2 स्ट्रोक इंजन में 2 स्ट्रोक्स में 1 पावर साइकिल है, 4 स्ट्रोक इंजन में 4 साइकिल्स में 1 पावर स्ट्रोक है। तो फ्लक्चुएशन ऑफ आरपीएम 4 स्ट्रोक इंजन में ज़्यादा है कंपेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन। तो इसलिए हम 4 स्ट्रोक इंजन में हम क्या करते हैं, बड़ा फ्लाई व्हील देते रखते हैं एज कंपेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन विद सेम पावर रेटिंग, मतलब उनकी पावर इंजन की सेम